Hello, aspirants, and welcome back to Sarthi IAS. This is Shraddha, and today I welcome you all to our very first episode of the Polity section of our In Few Minutes series. अभी हमने हमारे इकोनॉमी की सीरीज को कंप्लीट किया था एंड वी आर लॉन्चिंग द सेम सीरीज फॉर आवर पॉलिटी सेक्शन ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड टुडे इज द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ दैट सीरीज. जिस तरीके से हमने इकोनॉमी को पूरी तरीके से कवर किया था कुछ एपिसोड्स के अंदर, नंबर ऑफ एपिसोड्स के अंदर, उसी तरीके से हम पूरी पॉलिटी को भी कवर करने की कोशिश करेंगे. विल ट्राई टू ब्रेक इट डाउन टू एवरी सिंगल टॉपिक और हर टॉपिक को डिस्कस कर सके एक वीडियो के अंदर. उस पर्सपेक्टिव से हमने इस सीरीज को फॉर्म किया है. सो आई होप आपने को अगर इकोनॉमी सीरीज अच्छी लगी है तो उसी तरीके से आपको ये वाली सीरीज भी अच्छी लगेगी. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर पॉलिटी सीरीज. एंड आज हम स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटी. हमारी कंट्री की पॉलिटी के अंदर किस तरीके से इवोल्यूशन देखने को मिला है, इंडियन पॉलिटी कैसे डेवलप हुई है. कहने का मतलब ये है कि इंडियन पॉलिटी कहां से चालू हुई और कहां तक उसने अपने आप का डेवलपमेंट किया, उसको हम स्टडी करेंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो हम लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम पढ़ते हैं वो हम कल से स्टार्ट करेंगे इन डिटेल विद द वेरी फर्स्ट एक्ट. बट आज हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से वो एक ब्रीफ एवोल्यूशन को हम देखेंगे कि क्या प्रोसेसेस थे, क्या स्टेजेस थे, क्या फेज थे, कितने फेजेस में वो डिवाइड हुई है. इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू आज के लेक्चर में हम लेने की कोशिश करेंगे. तो चलिए लेट अस बिगिन विद द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटी. कंपनी रूल से स्टार्ट होता है टाइम और वो जाता है क्राउन रूल तक. ना सी 1600s के अंदर क्वीन एलिजाबेथ ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर ग्रांट करती है जिसमें एंटायर इंडिया का जो ट्रेड है वो उसी कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट के तौर पे दिया जाता है. तो यहाँ पे जो कंपनी है इंटर करती है इंडिया को एज अ कॉर्पोरेट कंपनी. तो लेट अस स्टडी कि सबसे पहला जो रूल था, यानी कि कंपनी रूल से लेकर के क्राउन रूल तक, यानी कि जो टाइमलाइन थी वो थी 1773 से लेकर के 1858 तक. इस टाइमलाइन को हम कहते हैं कंपनी रूल, राइट. इस कंपनी रूल के दौरान किसके पास पावर थी अगर उसकी बात करें तो 3 फेज में हमने इसको डिवाइड किया है. पहला फेज है प्राइवेट कॉर्पोरेट पावर का, दैट मींस 1757 से लेकर के 1773 का. यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इट वाज अ कॉमर्शियल बॉडी. इनिशियली जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एंटर करती है वो एक प्योरली कॉमर्शियल बॉडी की तरह एंटर करती है जो सिर्फ यहाँ पे ट्रेड करने आई है. ग्रेजुअली वो केस में टर्न कर जाती है तो इट स्टार्ट्स टर्निंग इनटू अ सोवरेन आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर. बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर के बाद में उनको दीवानी राइट्स ग्रांट होती हैं एंड आफ्टर द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को भी ऑब्टेन करने लग जाती है. रेवेन्यू कलेक्ट करना चालू कर देती है बंगाल से. तो जो पहला मेजर पावर जहां पे कंपनी ने अपना स्टार्ट किया था वो था एरिया ऑफ बंगाल. सो अगर फेज 1 की बात करें, फेज 1 में एज अ प्राइवेट कमर्शियल बॉडी आती है और ग्रेजुअली सोवरेन हो जाती है इन मेकिंग डिसीजंस आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर. चलिए ये हो गया हमारा फेज 1. अब बात करते हैं हम फेज 2 की. फेज 2 में क्या होता है तो ये टाइमलाइन थी आपका पार्लियामेंट्री सुपरविजन की, यानी कि अब यहाँ पे जो कंपनी रूल था वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ अपने दम पे नहीं चल रहा था, यहाँ पार्लियामेंट का सुपरविजन भी था. जब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की, जहां ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो कंपनी के एक्ट्स को और कंपनी के बिजनेस को सोवरेन तरीके से ना रख करके बल्कि रेगुलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है. तो सेकेंड फेज आता है आपका पार्लियामेंट्री सुपरविजन का, जहां पे जो प्राइवेट कमर्शियल बॉडी थी वो अब अपने सोवरेन डिसीजन नहीं ले रही थी. इफ वी टॉक अबाउट फेज 1 कंपनी सोवरेन थी, लेकिन जब फेज 2 की बात करते हैं तो कंपनी यहाँ एक्सक्लूसिवली सोवरेन नहीं होती है, यहाँ पार्लियामेंट्री सुपरविजन हमें देखने को मिलता है. ये जो सेकेंड पीरियड था ये 73 से लेकर के 1857 तक का था, जिसके बाद में 1858 में सिपॉल म्यूटिनी देखने को मिलती है एंड फिर आता है हमारा फेज 3 यानी कि इंपीरियल सोवरेनिटी. यहां पे जो रूल था वो कंपनी से अब
क्राउन के पास में शिफ्ट हो जाता है। जो मोनार्क है ब्रिटेन का, वो अब इंडिया को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये होता है हमारा फेज 3 ऑफ इंपीरियल सोवरेनिटी, जहां पे क्राउन टेक्स द डायरेक्ट कंट्रोल आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो किस तरीके से पॉलिटी डेवलप हुई, तो हमने हमारे इंडियन पॉलिटी को 3 फेज में डिवाइड किया। सबसे पहला फेज था प्राइवेट कमर्शियल बॉडी का, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सोवरेन थी नेचर के अंदर और अपने डिसीजंस खुद लेती थी। उन्हें दीवानी राइट्स मिले हुए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, वहां पे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद के तरीके से कर रही थी। फिर आता है सेकेंड फेज, जहां पे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी आती है। यहाँ पे कंपनी कंप्लीटली सोवरेन नहीं है, उसके एक्शंस को सुपरवाइज किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। टू बी करेक्ट और टू बी एग्जैक्ट, यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंटरवेंशन है और यहाँ पे फेज 3 में ब्रिटिश क्राउन का यानी कि मोनार्क का इंटरवेंशन है। ये 3 फेज आपको ध्यान रखने हैं। चलो नाउ लेट अस स्टडी कि क्या चेंज होता है ड्यूरिंग दीज 85 इयर्स। 1757 से लेकर के 1858 तक और फिर 1858 से लेकर के 1947 तक, ये जो पूरा चेंज आपको देखने को मिलता है इन टोटल 85 इयर्स में, इधर हमने क्या क्या चेंजेस ब्रॉडली देखे उसके बारे में पहले बात करते हैं। सबसे पहला है पॉलिटिकल पावर। तो जो पॉलिटिकल पावर था फेज 1 में किसके पास था, तो सर फेज 1 में यहाँ कंपनी के पास था। जब 1757 में उनको दीवानी राइट्स मिलती है तो वहां पे कंपनी अपने दम पे सोवरेन तरीके से एक्ट कर रही होती है। 73 के अंदर पावर कहाँ शिफ्ट होती है, सर पार्लियामेंट पे शिफ्ट होती है। यहाँ पे रेगुलेशन आ जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट का और फिर हम देखते हैं कि पावर किसके पास शिफ्ट हो जाती है, सर मोनार्क के पास में शिफ्ट हो जाती है। कंपनी से चालू होते हैं, पार्लियामेंट पे जाते हैं और लास्ट में वो मोनार्क पे खत्म होती है। ये है हमारे 3 फेज ऑफ इंडियन पॉलिटी। पॉलिटिकल पावर किस तरीके से चेंज हुई हमने पहले वो देखा। अब देखते हैं इंडिया मूव्ड फ्रॉम फ्रेगमेंटेड प्रेसिडेंसीज टू सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। पहले इंडिया के अंदर फ्रेगमेंटेड प्रेसिडेंसीज थे, मद्रास, बंगाल और आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी, लेकिन सब फ्रेगमेंटेड थी, टुकड़ों में बटी हुई थी। लेकिन फिर ग्रेजुअली हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का पर्सपेक्टिव आ रहा है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन रहा है, उससे थोड़ी सी एक सेंट्रल अथॉरिटी आती है। बंगाल के अंडर आप मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को उनके सबऑर्डिनेट बना देते हैं। तो मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट है जुडिशरी का एवोल्यूशन। यहाँ पे जुडिशरी इवॉल्व होती है कैसे, तो पहले एड हॉक कोर्ट्स से जो टेम्पररी कोर्ट्स थे वहां से वो कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा पे, यानी कि एक यूनिफाइड जुडिशरी भी हमें देखने को मिलती है। और फिर वहां से कहाँ जाते हैं, हाई लेवल जुडिशियल स्ट्रक्चर पे, जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जुडिशरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले एड हॉक कोर्ट्स थे, उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा आता है जो हम अभी 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में हमें एक हाई लेवल जुडिशरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि क्राउन रूल के आते आते तक हो जाता है। और अगर बात करें सिविल सर्विसेज की, तो इवॉल्व होती है कहां से, पहले एज अ पैट्रोनेज सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट किया जाता था, कोवेनेंटेड नॉन कोवेनेंटेड सर्विसेज होती थी। उसके बाद में मेरिट बेसिस के ऊपर रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये 4 फैक्टर्स के ऊपर हमने चेंज देखा। पहला पॉलिटिकल पावर कैसे शिफ्ट हुई, पहले कंपनी के पास थी, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास गई और फिर लास्ट में क्राउन के पास गई। इंडिया कहां से फ्रेगमेंट, तो फ्रेगमेंटेशन अगर देखें तो पहले जो फ्रेगमेंटेड प्रेसिडेंसीज थी वो किसकी तरफ हो जाती है, सर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हो जाती है। यहाँ यानी कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एग्जीक्यूटिव सेक्शन की बात की जा रही है। और फिर बात करते हैं जुडिशरी की, तो पहले एड हॉक कोर्ट्स हुआ करते थे, फिर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा आया और उसके बाद में एक हाई लेवल जुडिशियल स्ट्रक्चर देखने को मिला। और लास्ट में बात करते हैं सिविल सर्विसेज की, जो पहले एज अ पैट्रनेज के फॉर्म में दी जाती थी, उसके बाद में वो मेरिट बेस के ऊपर रिक्रूटमेंट करने लग गए। तो ये कुछ ब्रॉड चेंजेस 4 सेक्शन में हमें देखने को मिले। ये आपका लेजिस्लेटिव या फिर पॉलिटिकल पावर का चेंज है, यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का चेंज है, और यहाँ पे आपका जुडिशरी का चेंज है, और लास्ट है आपके सिविल सर्विसेज का चेंज। तो ये कुछ आपके ब्रॉड चेंजेस है जो इन 85 ईयर्स में आपको देखने को मिलेंगे ना।
अब हम देखते हैं कि जो रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले, ये इतने एक्ट्स हम देखेंगे क्राउन रूल के अंदर, कंपनी रूल के अंदर 8 एक्ट्स हैं, चार्टर एक्ट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं। तो ये एक्ट्स आखिर क्यों आए, ये क्यों इतने इनएविटेबल बन गए कि कंपनी को या क्राउन को या फिर पार्लियामेंट को ये सारे लॉस पास करने पड़े? तो क्या रीजंस थे इन एक्ट के पीछे? अब उस रीजंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले 65 के अंदर, यानी कि 1765 के अंदर बंगाल की दीवानी राइट्स दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके बाद में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इस पॉइंट के पहले तक 1765 के पहले तक कंपनी एक्सक्लूसिवली एज ए कमर्शियल बॉडी एक्ट कर रहा था, सोवरेन था नेचर के अंदर। लेकिन अब क्या होता है, दीवानी राइट्स मिलने के बाद में कंपनी के पास में अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी आ जाती हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर, ये सब देखने को मिलता है। इसलिए भी ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंटरवीन करना जरूरी लगा। फिर दूसरा 1770 के अंदर बंगाल में एक फेमाइन आता है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स देखने को मिलता है। यहाँ कंपनी को आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और 70 के अंदर इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स देखने को मिला, तो भी इन कंपनी की इनकॉम्पिटेंसी पे सवाल उठने लगे। 70 to 73 के अंदर कंपनी जो है वो नियरली बैंकरप्सी के ऊपर आ जाती है। अब बैंकरप्सी के ऊपर आने के बाद में क्राउन के पास जाती है या ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास में जाती है। तो ये जो था ये पहला एक तरीके से स्टिमुलेशन था, एक पहला इंस्टिगेशन था जिसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंटरवीन करना या इंटरफेयर करना चालू किया इन द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहां से तो आप कंपनी रूल देखना चालू करेंगे। और फिर लास्ट में 1857 में हमने क्राउन रूल पे क्यों शिफ्ट किया? तो सर 1857 में रिवॉल्ट, एक बहुत पहला मेजर रिबेलियन हमें देखने को मिलता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसे हम सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं। इसके बाद में कंपनी जो थी अब एकदम इनकी अथॉरिटी को डीलेजिटिमाइज कर दिया गया, उनकी इनकॉम्पिटेंसी पे इतना सवाल उठाया गया कि क्राउन ने ये बोला कि अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब आगे जितना भी इंडिया का अफेयर होगा वो हम मैनेज करेंगे। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिनके कारण जो एक्ट्स थे या जो रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं इन 85 ईयर्स के अंदर वो इनएविटेबल हो जाते हैं। कैसे सीक्वेंस में चलना है? पहले 65 में दीवानी राइट्स मिली तो कंपनी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, लेकिन 1770 के अंदर यानी 5 साल बाद ही फेमाइन आता है बंगाल के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा कोलैप्स हो जाता है। उसके बाद में 73 में कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। तो अब बैंकरप्सी के ऊपर आकर के उनकी इनकॉम्पिटेंसी और इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट अभी सिर्फ और सिर्फ इंटरफेरेंस चालू करता है, सिर्फ एक सुपरविजन रखता है कंपनी के ऊपर। लेकिन 1858 की 7 के अंदर, यानी कि जब पहला सुपर म्यूटिनी होता है, उसके बाद में उनकी इनकॉम्पिटेंसी प्रूव हो जाती है पूरी तरीके से और क्राउन जो है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में डायरेक्ट कंट्रोल में ले लेता है और कंपनी का सारा रोल हटा दिया जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट बॉडी जो पहले आई थी ट्रेड करने के लिए, उसी की तरह एक्ट करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन में उनका कोई भी रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये थे आपके 4 फैक्टर्स जिनके कारण हमें रिफॉर्म्स या एक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन अकर, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन अकर होता है। सी वी हैव सीन कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने फॉरमोस्ट यानी ब्रॉडली जो है वो हमने कंपनी और क्राउन रूल के एक्ट से डिराइव किया है। हमने बहुत सारे फैक्टर्स, जिसमें से सबसे मेजर पार्ट जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था, राइट। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से एवोल्यूशन हमने देखने को मिलता है थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एक्ट्स, ईच करेक्टिंग फ्लॉज ऑफ द प्रीवियस एरा। यानी कि मान लो 73 में एक्ट आया, अभी भी गवर्नमेंट को लगा कि यार अभी भी इसमें कुछ दिक्कत है, तो ये 1781 का अमेंडिंग एक्ट निकालते हैं। फिर उन्हें लगता है अच्छा अभी और दिक्कत है, तो वो पिट्स इंडिया एक्ट निकालते हैं। इस तरीके से सीक्वेंस वाइज आपको बहुत सारे एक्ट्स देखने को मिलते हैं और जो अगला एक्ट होता है वो प्रीवियस एक्ट के जितनी भी मिस्टेक्स हैं या जो भी कोई फ्लॉज हैं जो करेक्ट करने हैं उसको करेक्ट करने के लिए निकाला जाता है। तो इस सीक्वेंस में हम सारे एक्ट्स को पढ़ेंगे जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से चालू होता है और इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पे कंप्लीट होता है। ये टोटल कुछ 17 एक्ट है जो कंपनी और क्राउन रूल के मिला करके हैं। इनका पूरा एवोल्यूशन हम देखेंगे, एक एक एक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे और तब हमें समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। अब बात करते हैं कि व्हाई दीज एक्ट्स वर पास। इन एक्ट्स को पास करने का
क्या रीजन था? देखो, वो 4 तो इमीडिएट कॉजेस थे कि दीवानी राइट्स मिली, फेमाइन आया तो कोलैप्स हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकरप्सी आ गई कंपनी में, रिबेलियन हो गया, ये थे इमीडिएट कॉज। अंडरलाइन कॉज इनमें हमें क्या देखने को मिलता है? तो पहला था हमें करप्शन या फिर कॉर्पोरेट मिस रूल को प्रिवेंट करना था। कंपनी जो थी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रही थी अपनी पावर को और बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रही थी अपने रिसोर्सेज को। आपको नवाब्स का एक रेवोल्यूशन ब्रिटेन में भी देखने को मिलेगा, जहां पे जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा मतलब करप्शन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब ब्राइबरी कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा रिच होते गए और ब्रिटेन में एक सिनेरियो सेट हो गया कि अगर कोई भी कंपनी को ज्वाइन करके इंडिया जा रहा है तो ही और शी कैन अर्न एम्पल अमाउंट ऑफ मनी। तो इसका मतलब है बहुत नेक्स्ट लेवल पे करप्शन चल रहा था। तो कंपनी का जो कॉर्पोरेट मिस रूल था ना, इसको हमें प्रिवेंट करना था। दूसरा, इंक्रीज करना पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी। अब कंपनी जो थी जब सोवरेन नेचर की चल रही थी, तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था वो बिल्कुल भी कॉम्पिटेंट नहीं था, बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं था। तो हमें ये इंश्योर करना था कि पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर रहेगी। अगर वो कुछ कर रहे हैं, वहां पे कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसी ना किसी के पास में हो। फिर आता है सेंट्रलाइज करना स्कैटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी, अलग अलग गवर्नर्स थे, इन सबको हमें एक सेंट्रलाइज फॉर्म में करना था। फ्रेगमेंटेशन जहां पर भी हुआ था उसको हमें उन टुकड़ों को एक सेंट्रल अथॉरिटी में कन्वर्ट करना था। तो ये भी एक रीजन था। चौथा था टू मॉडर्नाइज गवर्नेंस फॉर इंपीरियल स्टेबिलिटी। गवर्नेंस को मॉडर्नाइज करना। पहले इंडिया के अंदर जो गवर्नेंस चल रही थी वो बहुत ही लीनिएंट, बहुत ही फ्रेगमेंटेड और बहुत ही मतलब प्रोफेशनल तरीके से चल रही थी। अब हम ये चाह रहे थे गवर्नेंस को और ज्यादा मॉडर्नाइज करें ताकि जो इंपीरियल क्राउन का जो अकाउंटेबिलिटी है, जो स्टेबिलिटी है, वो वहां पे बनी रहे। फिर टू रिस्पॉन्ड टू द पॉलिटिकल क्राइसिस स्पेशली 1857। अब जब इंडिया के अंदर कंपनी आके मिस रूल कर रही थी तो इंडिया के लोग भी रिटालिएट कर रहे थे। अब ये रिटालिएशन से क्या आ रहा था? पॉलिटिकल क्राइसिस हमें देखने को मिल रही थी, जो सबसे पहले हमने 1857 में देखने को मिली थी। तो इसको भी हमें मैनेज करना था, इसीलिए हमने ये सारे एक्ट्स पास किए ताकि इन सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सके। तो ये था आपका एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन इंडियन पॉलिटिका इन जनरल कैसे हुआ। अब हमें पता है कंपनी से चालू हुआ, ग्राउंड पे गया और पहले कंपनी का कॉर्पोरेट फेज चला, फिर कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव फेज चला अंडर द सुपरविजन ऑफ पार्लियामेंट और लास्ट में क्राउन आ जाता है। तो पॉलिटिकल पावर शिफ्ट होती है, नए नए एक्ट्स आते हैं, नए रिफॉर्म्स आते हैं। तो सभी को हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू के अंदर देख लिया है। अब कल के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हर एक एक्ट को इन डिटेल पढ़ना, क्या रीजंस थे, क्या कॉजेस थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, हर पावर की शिफ्ट देखेंगे और एकदम डिटेल में कवर करेंगे एक एक एक्ट को, beginning with the Regulating Act of 1773. So I'll see you tomorrow in the another lecture or episode 2 of our polity series, जहां पे हम Regulating Act of 1773 को डिस्कस करेंगे। Thank you so much for watching.